देखिए एक और मामले की चर्चा करते हैं, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले वाला मामला तो 1991 का था, लेकिन ये मामला उसके कुछ सालों बाद का है। इसमें 2009 का मामला है। इसमें आरोपी न्यायाधीश थे सौमित्र सेन जी। ये कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। देखिए इन पर क्या आरोप था। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने से पहले उसी उच्च न्यायालय में वकील के रूप में भी काम करते थे। तो जब ये वकील थे तो इनको एक काम सौंपा गया था, कुछ पैसों की जिम्मेदारी दी गई थी, कुछ वसूली करनी थी। तो इन्होंने उसी पैसों की हेराफेरी की और उसी हेराफेरी की एक तरह से उस पैसों का गबन करना चाहा, उनको हड़पना चाहा और उस मामले को इन्होंने और दबाना चाहा। कब? जब ये उसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो गए, तो न्यायाधीश हो गए तो उसमें मामले को और दबाना चाहा। कई बार उस मामले संबंधित कोई भी इनसे प्रश्न पूछा जाता तो न तो ये खुद उपस्थित होते और न इनका जो वकील होता उनको भेजते। तो इसी आरोप को लेकर इन पे महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई 2009 में। इस बार का मामला राज्यसभा में आया भाई। राज्यसभा के सभापति थे हामिद अंसारी जी। हामिद अंसारी जी 2007 में भारत के उपराष्ट्रपति बने। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है भारत का तो राज्यसभा का सभापति भी होगा। ठीक है। तो 2007 से 2012 तक रहे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और फिर 2012 से 2017 तक रहे। तो 10 साल तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया। तो चूंकि प्रस्ताव हामिद अंसारी जी सभापति थे तो इनको सूचना मिली 20 फरवरी 2009 को। 20 फरवरी 2009 को कुछ सदस्यों ने सूचना दी थी और सदस्य का नाम था सीताराम येचुरी। ठीक है, एक बार नाम लिख देता हूं मैं, सीताराम येचुरी। देखिए सीताराम येचुरी, इन्होंने सूचना दी और 56 सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए। तो सूचना में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर से? कुल 57 सदस्यों के हस्ताक्षर। एक तो ये खुद और 56 अलग, तो कुल 57 के हस्ताक्षर करवाई। और राज्यसभा में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए भाई सूचना देने के लिए? 50। इसका मतलब ये कंडीशन को पूरी करता है तो ये सूचना वैलिड है, बिल्कुल न्याय संगत है। तो सूचना जैसे ही हामिद अंसारी जी को मिली तो हामिद अंसारी जी सभापति थे तो इन्होंने जो आरोप थे उनकी जांच करवाई, छोटी मोटी जांच एक तरह से, जो भी इन्हें उपयुक्त लगता है कि क्या ये आधार सही है, ताकि तभी तो मामला आगे बढ़ेगा। तो जैसे 20 फरवरी 2009 को इन्हें सूचना मिली तो इन्होंने 27 फरवरी को इस सूचना को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। तो 27 फरवरी को अगर सूचना ग्रहण कर ली गई है राज्यसभा के सभापति के द्वारा, तो जैसे सूचना ग्रहण हुई अब क्या कार्य है? अब जांच समिति गठित करने का काम है। तो जांच समिति गठित की गई। तो जांच समिति में 3 सदस्य थे। डीके जैन जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। दूसरे व्यक्ति थे टीएस ठाकुर, तीरथ सिंह ठाकुर, जो कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। मैंने पहले भी बताया है कि समिति में एक सदस्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा ही होगा, जो कि वर्तमान में कार्य कर रहा है। अगर वो रिटायर हो गया है तो उसकी जगह नया सदस्य आएगा जो कि उस समय उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, तो टीएस ठाकुर जी को नियुक्त किया गया। और तीसरे सदस्य थे फाली एस नरीमन, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे। तो इस बार के मामले में वकील है, पहले वाले मामले में न्यायाधीश थे। ठीक है, तो जांच समिति ने जांच की। जांच में पाया गया कि जो सौमित्र सेन जी है वो आरोपी है भाई, उन्होंने पैसों का गबन किया है, पैसों की हेराफेरी की है। देखिए ये जो 2 डेट लिखी हुई है, इन डेट का मतलब भी बता देता हूं। हुआ क्या था कि जो डीके जैन जी थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, तो इन्होंने क्या करा, समिति का पुनर्गठन किया। डीके जैन की जगह नए सदस्य आए थे, सुप्रीम कोर्ट के नए सदस्य वी सुदर्शन रेड्डी।
वी सुदर्शन रेड्डी। अगर ये अपने इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है या फिर ये कार्य करने में कुछ भी असमर्थ है, कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, असमर्थ का मतलब तो इन पर भी महाभियोग मत लगवा देना, नहीं ये मतलब कोई अगर कुछ दिक्कत हो जाए, बीमारी कुछ भी समस्या हो जाए, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे, तो ये समिति को पुनर्गठित करके अपने को टागर कोई नए सदस्य को चुन सकते हैं। तो डीके जैन जी की जगह वी सुदर्शन रेड्डी को नियुक्त किया गया। तो पहली बार में जब समिति पुनर्गठित हुई तो 25 जून 2009 को वी सुदर्शन रेड्डी आए डीके जैन की जगह। तो अब समिति में कौन हो गए? वी सुदर्शन रेड्डी, टीएस ठाकुर और फालियस नरीमन। 16 दिसंबर 2009 को, क्योंकि 16 दिसंबर 2009 से पहले ही जो टीएस ठाकुर जी थे, जो यानी कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर, वो रिटायर हो चुके थे। इनके जगह पे नए न्यायमूर्ति आए थे। नए न्यायमूर्ति जो इनके जस्ट बाद के थे ना, उनको समिति का सदस्य नहीं बनाया गया। इनके बाद में 2 न्यायमूर्ति आए थे, लेकिन दोनों को नहीं बनाया गया। और जो तीसरे नंबर के आए, एक बार मैं फिर से बताता हूं, टीएस ठाकुर के बाद में एक और न्यायमूर्ति आए, फिर एक और न्यायमूर्ति आए, फिर जो तीसरे नंबर के आए जिनका नाम था मुकुल मुदगल जी, तो इन्हीं को इस समिति का सदस्य बनाया गया। तीसरी बार में जब समिति पुनर्गठित हुई 16 दिसंबर 2009 को, तो मुकुल मुदगल जी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, तो इनको समिति का सदस्य बनाया गया। तो दूसरे सदस्य कौन बने? मुकुल मुदगल जी, जो कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनके बीच में 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे, लेकिन वो सदस्य नहीं बने क्योंकि उनका छोटा कार्यकाल था। तो ठीक है, अब सूचना जो रिपोर्ट है, सूचना मिल चुकी है, रिपोर्ट गई राज्यसभा में। राज्यसभा में चर्चा हुई इस पर। चर्चा में वैसे आपको पता है चर्चा में होता क्या है, जो चर्चा में आरोप लगाए जाते हैं, बचाव पक्ष का जो वकील है, सौमित्र सेन जी का जो वकील है, वो भी अपना पक्ष रखता है कि भाई इन्होंने ये, क्योंकि बचाव के लिए कुछ तो कहेंगे ना, और आरोप भी लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार चर्चा होती है और अंत में मतदान होता है। मतदान हुआ 18 अगस्त 2011 को। तो इधर तो अपन लिखेंगे पक्ष में कितने वोट डले। पक्ष का मतलब सौमित्र सेन जी को हटाने के लिए जो वोट डले हैं, न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में वोट डले हैं, तो 189 वोट, 189 वोट इनको हटाने के पक्ष में डले और 19 वोट इनको न हटाने के पक्ष में डले। इनका जो डाटा है वो थोड़ा बहुत अलग दिख सकता है आपको इन वोटों का। अगर मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, उस समय की वीडियो भी, अभी 2009 में 2011 में वोटिंग हुई थी, तो वोटिंग का वीडियो भी है यूट्यूब पर। तो लेकिन अब यूट्यूब पर वोटिंग का वीडियो देखेंगे तो आपको देखेगा 172 तो पक्ष में थे और 17 विपक्ष में थे, और एक ने वोट नहीं डाला था। यानी कि वोट तो डाला था लेकिन न तो पक्ष में था न विपक्ष में था। तो मैंने देखा भी है, लेकिन मैंने लोकसभा की जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें से आपको बताया डेटा। ठीक है, तो खैर अगर इसमें त्रुटि हो या न हो, मैंने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको बताया है, तो आप अपने आधार से, वैसे पूछेगा नहीं, यह आपकी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए है। मैटर यहां पे यही कुछ चीजें करती है। मैटर ये करता है कि क्या ये प्रस्ताव पारित हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसका डिसाइड अपन खुद करेंगे। कैसे करेंगे? विशेष बहुमत के जो फॉर्मूला उसको लगाएंगे। वैसे अपन तो इसको डिसाइड नहीं करेंगे, अपन तो केवल जांच करेंगे जो अपने को पता नहीं है। तो विशेष बहुमत की जांच करेंगे। विशेष बहुमत के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो कुल सदस्यों का बहुमत मिलना चाहिए, बहुमत। तो बहुमत के लिए 123 वोट मिलने चाहिए थे, 123 तो है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि 2/3 वोट मिलने चाहिए, यानी कि जितने सदस्यों ने वोटिंग किया है उनका 2/3। कितने ने वोटिंग किया है? 189 प्लस 19 जोड़ते हैं, 189 प्लस 19 कितने होते हैं भाई? 9 9 18 के 8 हासिल में 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 के 0 हासिल में 1, 208। 208 कुल वोट पड़े इनका, 2/3 निकाल लो।
अगर अपन 3 का भाग देते हैं 208 में, तो 3 छेंगे 18, 2 बचे, 3 नामे 27, 1/3, 69 सही 1/3। तो कितना हुआ 70 ना, 138 सही 2/3 हो जाएगा, क्योंकि इसको अपन 2 से गुणा करेंगे ना, फिर तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो 138, और इसको 1/3 को गुणा करेंगे 2/3, तो 138 सही 2/3। तो इस 2/3 को अपन 0.66 लिख सकते हैं, और 0.66 को अपन 0.66 वोट कैसे डलेगा भाई, कोई व्यक्ति 0.66 वोट कैसे डाल सकता है, ऐसा नहीं कि आधा बटन इधर दबाई तो हो ही नहीं सकता, आधा बटन का वोट तो एक पक्ष में जाए, उसको उठाने के पक्ष में आधा बटन का वोट उधर जाए, नहीं हो सकता। एक व्यक्ति का एक ही वोट डलता है और उसका सीधा निर्णय होता है या तो हाँ के पक्ष में या फिर ना के पक्ष में, या फिर उदासीन रहे। अगर इस मामले में देखें तो या फिर हाँ के पक्ष में या फिर ना के पक्ष में। तो देखिए इसको अपन पूरा एक वोट मानेंगे तो कुल कितने वोट है, 139 वोट पड़ने चाहिए थे, तभी 2/3 का जो शर्त है वो पूरी होगी। तो वोट कितने पड़े, 189। इसका मतलब ये विशेष बहुमत से राज्यसभा से पारित हो चुका है। तो राज्यसभा से पारित होने के बाद में राज्यसभा का जो सचिवालय होता है, महासचिव, इस प्रस्ताव को, इसकी सूचना देता है लोकसभा को। तो लोकसभा में मामला गया, अब लोकसभा में मामला भेजते हैं। न्यायाधीश को हटाना भी तो ना, क्योंकि एक ही सत्र में, जिस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होगा विशेष बहुमत से, उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास भी जाना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी लोकसभा के पास में भेजते हैं। देखिए 18 अगस्त को तो राज्यसभा में वोटिंग हुई थी, और 5 सितंबर 2011 को लोकसभा में सूचना गई, अध्यक्ष को सूचना मिली, तो अध्यक्ष इस पर अब इस पर विचार करवाएंगे लोकसभा में। सॉरी, इस पे तो इसमें कोई नहीं लिखेंगे, लोकसभा। तो जैसे मामला लोकसभा में गया तो न्यायाधीश को इतना तो शक हो गया कि भाई एक सदन से तो पारित हो ही चुका है, बस एक सदन बचा है, अगर यहां से गया तो फिर तो अपने को बचाने वाला कोई नहीं है। तो 5 सितंबर 2011 को लगभग 2 बजे, दिन में दोपहर के 2 बजे, अध्यक्ष को युवा अध्यक्ष ने क्या किया, इस सूचना को कार्यसूची में सम्मिलित करना चाहे कि आज इस पर चर्चा करेंगे और फिर वोटिंग भी कर लेंगे, यानी कि पहले चर्चा होगी फिर वोटिंग करेंगे। तो लोकसभा में जैसे 2 बजे इसको कार्यसूची में लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले जो विधि और न्याय मंत्री है, कानून मंत्री बोल दो एक तरह से, विधि एवं न्याय मंत्री, इनको सूचना मिली कि जो सौमित्र सेन जी, उन्होंने राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया पहले ही, लोकसभा में इस पर आगे विचार हुआ ही नहीं, उससे पहले ही त्यागपत्र दे दिया। जब उन्होंने त्यागपत्र दे ही दिया है सौमित्र सेन जी ने राष्ट्रपति जी को, तो त्यागपत्र देने के बाद में ये मामला लोकसभा में लाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, क्योंकि जैसे अब तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, अगर ये पास भी पारित भी हो जाए तो भी उनको हटाना ही था, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो इसलिए मामला यहाँ पे निरस्त हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं। तो दूसरे वाले मामले में ये पूरी प्रक्रिया हुई, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने दोनों मामले आपको समझा दिए हैं। तो कुछ 1-2 बिंदु आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है वो बता देता हूं। देखिए पहली बात, इसको मिटाना पड़ेगा यार, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई सदस्य संसद का सदस्य होता है, अगर वो किसी न्यायाधीश को हटाना चाहता है, उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाना चाहता है, तो वो पहले सूचना देगा, सूचना है तो अध्यक्ष को देगा,
अध्यक्ष या सभापति को, यही तो करेगा। तो होता क्या है कि जब सूचना अध्यक्ष या सभापति को मिलती है तो ये सूचना को बिल्कुल गोपनीय रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं और सदस्य से बोलते हैं कि भाई सूचना के बारे में किसी को बताना नहीं। देखिए इसका कारण ये होता है कि मामला सदन में जाएगा, उस पर चर्चा होगी, एक तरह से सनसनीखेज बन जाएगी। और जो अगर कोई न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय से संबंधित है तो जिस न्यायालय का ये मामला है उस न्यायालय की बदनामी नहीं होगी क्या, लोगों का भरोसा उस न्यायालय से उठ जाएगा। भाई न्यायाधीश ही आरोपी है, इतना बड़ा पद पर, संवैधानिक पद पर काम करने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, तो फिर सामान्य व्यक्ति से तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो इसी तरह से अध्यक्ष की यह धारणा रहती है कि इस मामले को पहले ही निपटा दिया जाए, यानी कि सदन में, संसद में इसको भेजे नहीं। तो ये क्या करते हैं कि सूचना की, इसकी जो सूचना मिलती है, जैसे ही संसद से सदस्य से सूचना मिलेगी तो इसकी जो फोटोकॉपी है, यानी कि आरोप की सूचना, एक तरह से मान लीजिए कि न्यायाधीश को हटाना तो इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसकी सूचना भेजी जाती है। और एक जो जिस उच्च न्यायालय से संबंधित ये मामला है, अगर मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली उच्च न्यायालय है या फिर कोई भी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है, अगर इसका कोई न्यायाधीश आरोपी है तो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक सूचना भेजी जाएगी कि आपके न्यायाधीश का कोई इस पर आरोप लगाया गया है तो कृपया उनसे बात करेंगे। तो यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी इसकी जानकारी दी जाएगी, मुख्य न्यायाधीश। और अध्यक्ष एक सूचना केंद्रीय गृह मंत्री को भी भेजेगा, गृह मंत्री। अब ये सूचना क्यों भेजी जाती है कि अध्यक्ष यही काम करते हैं पहले तो। वैसे तो देखिए, जैसे मान लीजिए मामला संसद में न जाए, यही सोच रहती है इनके पीछे कि मामला संसद में न जाए, इससे पहले इनसे चर्चा करके उस न्यायाधीश से बात की जाती है कि भाई कोई आरोप है, कोई है ऐसा मामला, तो उसको कबूल कर लो और मामला पहले से निपट जाए। बाहर ही निपट जाए तो न तो न्यायालय की बदनामी हो और उसको पहले से ठीक कर दे गलती को, जो भी गलती न्यायाधीश ने की है। अगर कोई गलत टिप्पणी की है तो उसकी माफी मांग ले, या फिर कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार है तो उसको भी ठीक कर ले, गलती की है तो ठीक कर ले। तो अगर गलती बाहर ठीक हो जाती है तो मामला आगे नहीं जाता है, तो इससे न तो न्यायालय की बदनामी होती है और न्यायाधीश भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यायाधीश बिल्कुल वो इंटेलिजेंट रहे, भाई मैं तो बिल्कुल आरोपी नहीं हूं, आरोप सिद्ध होगा ही नहीं, तो फिर तो ये पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। फिर तो ये नहीं होगा, फिर तो सदस्य सूचना अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष जांच कमेटी बिठानेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वो बता दी है। तो ये वीडियो पूरा खत्म हो गया है।